हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जो है वो सबकी अच्छी चल रही होगी। और अब तक हमने पढ़ा 2D, टू डायमेंशनल ज्योमेट्री, और जिसके मैंने सारे कंसेप्ट आपको समझा दिए। इसमें मैंने बहुत सारे टॉपिक्स आपको बताए जो कि RPSC ECF के सिलेबस के अकॉर्डिंग थे, और जो कि प्योरली बेस्ड ऑन क्लास 11th syllabus, and which are also useful for the IIT mathematics because the syllabus are same in all respect। एंड दोस्तों, इसमें कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, स्ट्रेट लाइन का बताया था, सर्कल का बताया था, एलिप्स बताया था, हाइपरबोला बताया था, पैराबोला बताया था, एरिया ऑफ द ट्रायंगल मैंने बताया था, और आपको ऑर्थो सेंटर बताया, हिंज सेंटर बताया। ओवरऑल मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो 2D का था वो मैंने आपको बता दिया था अच्छे से। और अगर कोई टॉपिक रह भी गया हो या फिर एक्स्ट्रा में आपको किसी चीज़ की डिमांड हो कोई टॉपिक की, तो मेरे को आप कमेंट करके बता दें। मैं वहाँ उसको जितने ज़्यादा अगर कमेंट होंगे उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो बना दूँगा। देखो दोस्तों, 3D ज्योमेट्री जो होती है ये क्लास 12th में भी है, जहाँ से इसका स्टार्टिंग है, और जिसका बेस जो है वो 2D है, 2D डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो देखो दोस्तों, 3D जो होती है उसको स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आज इसके बारे में बता रहा हूँ, 3D ज्योमेट्री के बारे में। तो इसके मैं पहले आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ, कंसेप्ट कराने के बाद में मैं आपको इसके क्वेश्चंस कराऊंगा। तो सबसे पहले आज इसके कंसेप्ट देख लेते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो देखो, सबसे पहले देखते हैं कि 3D ज्योमेट्री जो होती है वो होती क्या है। तो आपको पता होना चाहिए, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री वो होती है जिसमें इन्वॉल्विंग 3 कोऑर्डिनेट्स विच आर x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट, एंड these coordinates are in space, 3D स्पेस। तो किसी भी पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन को वैसे फाइंड करने के लिए, मैंने कहा एग्जैक्ट, माइंड माई वर्ड्स, मैंने कहा एग्जैक्ट लोकेशन अगर फाइंड करनी हो तो किसकी ज़रूरत होती है, 3D ही की ज़रूरत होती है। क्लियर। थ्योरी में टाइम वेस्ट मैं ज़्यादा करूँगा नहीं, वो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो 10वीं क्लास में, 11वीं में, 12वीं में, और हर जगह पढ़ते हुए आ रहे हो। मैं सीधे स्टार्ट करता हूँ कि देखो, अगर कोई पॉइंट, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है जो कि माइनस में होगी, ये वाई एक्सिस और ये वाई डैश एक्सिस। अगर मैंने कोई पॉइंट यहाँ ले लिया एक्स कॉमा वाई, तो इसका मतलब क्या होता था, इसका मतलब वो ये होता था कि इसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, इसकी वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होती थी वो एक्स वाई प्लेन को रिप्रेजेंट करती है। क्लियर, इस पॉइंट को। लेकिन 3D में क्या होता है, 3D में क्या होता है कि मान के चलो अगर मैंने 3 पॉइंट ले लिए यहाँ पर, P एक्स वाई जेड, इसका मतलब ये होता है कि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, वाई एक्सिस से डिस्टेंस, और एक और होगा जेड एक्सिस। तो वो जेड एक्सिस दिखा तो सकता नहीं हूँ यहाँ पे, लेकिन कुछ इस तरीके से होगा, यानी कि इस तरीके से, देखो इस तरीके से, कुछ इस तरीके से होगा जेड एक्सिस, ठीक है ना। अगर जेड एक्सिस इस तरीके से है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पॉइंट है एक्स एक्सिस से, ठीक है ना, ऐसे ही मतलब यहाँ से एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस से, तो जेड एक्सिस क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगी। और ये देखो, अगर जेड एक्सिस से ये है ना, तो जो जेड मतलब कोई भी पॉइंट हो गया, 4 हो गया, तो 1 2 3 4, तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगी, तो ये जो 3D में कोऑर्डिनेट होगा वो इस पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन को रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए इसका नाम क्या होता है, 3D होता है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा मेरे बोलने का मीनिंग क्या है, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या है, किसी भी पॉइंट के 3D में क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट फाइंड किए जाते हैं, इसलिए इसको 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। तो थ्योरी में तो इसकी आप पढ़ते रहोगे तो बहुत बढ़िया बढ़िया मज़ा आता रहेगा पढ़ने में। बस ये याद रखो, किसी भी जो एग्जैक्ट लोकेशन होती है किसी पॉइंट की, वो कहाँ होती है, 3D में ही होती है, क्योंकि जेड एक्सेस भी आती है उसमें, ठीक है ना। अब देखते हैं सबसे पहला फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। देखो 3D में बात कर रहा हूँ मैं भाई ना, तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में
अगर डिस्टेंस फाइंड करनी होती है बिटवीन द टू पॉइंट्स, तो अगर मान के चलो P पॉइंट है x1, y1, z1। देखो भाई, अगर जिन्होंने 2D नहीं पढ़ा हो ना, पहले वो 2D पढ़ लेना, नहीं तो ये समझ में आने वाला है नहीं, ठीक है ना। तो ज़रूर पढ़ना x2, y2 और z2, ये 2 पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है ना। x1, y1, z1 और q दिया हुआ है x2, y2, z2। z दिया हुआ है मतलब 3D में। अब इन पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो देखो, डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स वाई तक तो आपको पता ही है। एक्स वाई तक क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और प्लस के z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं ओरिजिन से पूछता तो, ओरिजिन से एक्स वाई जेड की पूछता तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हो जाता। क्लियर है। इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ, थोड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है, प्लेन्स के बारे में बता देता हूँ। 3D में जो प्लेन और एक्सेस होती है ना, उनके बारे में। देखो, 3 प्लेन हो गए, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। भाई प्लेन अगर किसी पॉइंट को मेरे को अगर क्या करना है, रिप्रेजेंट करना होगा तो प्लेन की जरूरत पड़ेगी। अगर मैंने P पॉइंट की बात कर रहा हूँ तो कौन से प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में, ठीक है ना। तो देखो, एक्स वाई प्लेन जो होता है वो क्या होता है, जिस एक्सेस मतलब इसकी इक्वेशन क्या होगी एक्स वाई प्लेन की, जिसमें जेड क्या होता है, 0। ऑब्वियसली जो एक्स वाई प्लेन वही होगा जिसमें जेड क्या होगा, 0। वाई जेड प्लेन क्या होगा, जिसमें एक्स 0 हो जाएगा, और जिसमें जेड एक्स प्लेन वो होगा जिसमें वाई 0 होगा, ठीक है ना। देखो, ये प्लेन की इक्वेशन है। प्लेन की इक्वेशन क्या होती है आपको पता ही होगा, जब एक्स वाई है तो ऑब्वियसली होता है जेड 0 होगा। लेकिन अगर मैं कह दूंगा कि इसमें कोऑर्डिनेट क्या होंगे इन पॉइंट के, देखो एक्स का कोऑर्डिनेट होगा, वाई का कोऑर्डिनेट होगा, लेकिन किसका नहीं होगा, 0। तो क्या कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, एक्स वाई 0। इसमें क्या मिलेगा, 0 वाई जेड। आई थिंक ये बात आपको समझ में आई होगी। तो पहला कंसेप्ट आपको समझ में आया। पहला जो कंसेप्ट है वो क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स क्या होती है। चलो सेकंड चीज देखो, सेकंड क्या है, डिवीजन ऑफ अ लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स। डिवीजन ऑफ अ लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स। देखो, पीएचडी आपको करनी नहीं है, पीएचडी करनी होती है तो वहाँ पे थ्योरी पढ़ी जाती है, जैसे कि एक चीज़ समझ में आनी चाहिए। नहीं, यहाँ पे आपको आंसर निकालने से मतलब है बस। लेट देखो, एक पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, x1, y1, z1, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है x2, y2, z2, बी टू पॉइंट्स, ठीक है ना। तो एक कोई पॉइंट है r डिराइव्स द लाइन सेगमेंट पी क्यू इन द रेशियो इंटरनली। एक्सटर्नली नहीं है, इंटरनली। एक्सटर्नल का आएगा भी नहीं। जैसे मैं बताया था ना मैंने, जब m/n रेशियो में अगर किसी लाइन सेगमेंट को अगर डिवाइड करता हो तो कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए ना। अगर इंटरनली होता है तो क्या कोऑर्डिनेट होंगे, और एक्सटर्नली हुआ तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो इंटरनली क्या आपको पता है क्या कोऑर्डिनेट होते थे, जहाँ प्लस कर देते थे। तो m1 x2 प्लस m1 m2 में अगर रेशो में डिवाइड करें या mn में करें तो mx2 प्लस के n x1 अपन m प्लस के n। एक्सटर्नली करता है तो क्या होता है mx2 माइनस के n x1। तो बस वही फ़र्क है। मैंने इसलिए कहा कि अपने अगर अपने को पहले कंसेप्ट आते होंगे ना तभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ज़रूरी नहीं है एकदम वही आएगा, कुछ चीज़ें हटके भी आएंगी, तो वहाँ आपका दिमाग चलना चाहिए। तो वो बेस होता है, उसी को बेस बोलते हैं। तो 2 पॉइंट है, ठीक है ना। अब इन 2 पॉइंट को एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है ना, वो इंटरनली क्या कर रही है, इस पी क्यू लाइन को क्या करती है, डिवाइड करती है। तो डिवाइड किस रेशो में कर रही है, m/n में कर रही है, ठीक है। तो पूछ रहा है वो जो पॉइंट r होगा उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। सिंपल सी बात है यार, याद रखो, r के कोऑर्डिनेट निकालने अगर m1 रेशो में डिवाइड करें तो देखो क्या हो जाएगा, m(x1) प्लस n(x2) अपॉन m प्लस n। x के कोऑर्डिनेट हो गए m(y2), ये x2 आएगा भाई, कुछ छोटी मोटी गलती हो जाए तो देख लिया करो खुद ही यार। m(y2) प्लस n(y1) अपॉन m प्लस n। इसके बाद m(z2) प्लस के n(z1) अपॉन m प्लस n। तो इस तरीके से क्या मिल गए, कोऑर्डिनेट मिल गए। किस चीज़ के कोऑर्डिनेट मिल गए, तीनों के, ठीक है ना। तो इस तरीके से x हो गया, y हो गया, z हो गया, तो इनके क्या कर सकते हैं हम, कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। आई थिंक ये आपको चीज़ यहाँ तक तो समझ में आई होंगी। इसके बाद का कंसेप्ट है दोस्तों किसका, m/n के बाद में प्रोजेक्शन इन 3D स्पेस। कौन से नंबर का हो गया, थर्ड, प्रोजेक्शन इन
3D स्पेस। देखो प्रोजेक्शन इन 3D स्पेस का मीनिंग क्या है? देखो यार, अगर कोई चलता फिरता आदमी है तो वो 3D में ही होगा। अगर 3D में अगर कोई चलता फिरता आदमी है, कोई भी चीज़ जो 3D में होगी तो उसकी क्या होगी? परछाई होगी। एक्स वाई प्लेन में क्यों नहीं होती परछाई? क्योंकि वो प्लेन में ही है, उसी जगह ही रखी हुई है। लो ये पेन रखा हुआ है, इसकी परछाई होगी? इस टाइम तो नहीं होगी, ठीक है ना। तो 3D में क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो 3D में होती है तो उसकी क्या होती है? परछाई होती है, या प्रोजेक्शन भी उसको बोल सकते हो देसी भाषा में, परछाई। तो अब ये जो परछाई होती है तो उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, वो वाली बात पूछ रहा है। तो ये देखो मैं समझाता हूँ इसको। मान के चलो कोई इस तरीके से 3D में ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है ए कोमा बी, ठीक है ना। तो हॉरिजेंटल पृथ्वी से कितना एंगल बना रहा है? थीटा डिग्री, ठीक है ना। अब इसका प्रोजेक्शन क्या होगा? तो मैं इसका प्रोजेक्शन इस तरीके से दिखाता हूँ आपको। तो ये डी हो गया, ठीक है ना। तो इसका प्रोजेक्शन दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो इसका प्रोजेक्शन इस तरीके से हो जाएगा कुछ सी डी करके, क्लियर है। लाइन को लंबा दिखा दोगे तो पी क्यू ले लो, क्लियर है। अब प्रोजेक्शन क्या होता है देख लो कि ये ए बी है तो इसका प्रोजेक्शन इस तरीके से हो गया कि अब ये ए बी को इसके इक्वल करना है क्योंकि ये प्रोजेक्शन है, समझ में बात। तो किस तरीके से इक्वल होगा? तो आपने पढ़ ही रखा है, सबको आता होगा, जैसे जिन्होंने क्या बोलते हैं मशीन डिजाइन पढ़ा हुआ है, मैकेनिक्स पढ़ी हुई है, सबको पता होगा। ए बी कॉस थीटा, छोटा सा एक रूल बता देता हूँ, ट्रिक बता देता हूँ। जो थीटा होता है उसके साथ अगर हो तो कॉस थीटा, अगर थीटा के साथ नहीं हो तो साइन थीटा। ये इसको क्या बोलते हैं? कंपोनेंट करना बोलते हैं। समझ में आई बात? तो पढ़ा हुआ होगा यार, आई थिंक, मैं उम्मीद करता हूँ इस लेवल पर तैयार करोगे तो पता होगा। तो देखो एक्सेस के साथ में, एक्स एक्सिस के साथ में अगर इस कंपोनेंट को लाना हो तो थीटा जिसके साथ है मतलब कॉस थीटा, थीटा अगर जिसके साथ नहीं है तो वो साइन थीटा। ड्राइव भी मैं कर सकता हूँ लेकिन ड्राइव करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आपको पता है कि इस टाइम पे क्या नीड है। देखो ए बी कॉस थीटा विच विल बी इक्वल टू द सी डी एंड ए बी साइन थीटा क्या होगा? दिस इसके परपेंडिकुलर, मतलब इसके परपेंडिकुलर इस तरीके से हो जाएगा। मैं दिखा नहीं रहा हूँ लेकिन बता रहा हूँ। तो इसके साथ थीटा है क्या? नहीं है, तो साइन थीटा आ जाएगा ये। तो ए बी साइन थीटा परपेंडिकुलर ए बी कॉस थीटा हॉरिजेंटल, और हॉरिजेंटल परछाई क्या है? सी डी। समझ में आई मैं क्या कह रहा हूँ? तो लेट बी ए लाइन सेगमेंट इट्स प्रोजेक्शन ऑन अ लाइन पी क्यू इज ए बी कॉस थीटा, ठीक है ना। तो प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा इस लाइन सेगमेंट का ए बी का? तो क्या बोल सकते हो आप? पी क्यू बोल सकते हो। प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा? पी क्यू बोल सकते हो या फिर सी डी बोल सकते हो, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा? ये ए बी कॉस थीटा इक्वल करके लिख रहा हूँ, ये ए बी कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। थीटा क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा एंगल किस किस के बीच में? बिटवीन ए बी, इस ए बी के बीच में या इसके बीच में? इसके बीच में मतलब सी डी के बीच में, ए बी और ए बी एंड सी डी के बीच में। तो प्रोजेक्शन मतलब समझ में आ गया होगा क्या होता है? बस यही है यार, उसके साथ में जो कॉस थीटा एंगल रहता है ना, उस कॉस थीटा के एंगल को क्या दिखा देना है? हॉरिजेंटल के साथ होता है इसलिए दिखा देना है। तो वो क्या हो जाएगा? ए बी कॉस थीटा, और कॉस थीटा जिसके साथ में वो उसका क्या हो गया? प्रोजेक्शन हो गया। और ये इसको बोलते हैं कोसाइंस, इसी को बोलते हैं डायरेक्शंस, जो कि आगे आने वाले कंसेप्ट हैं। हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है दोस्तों। तो आगे जो टॉपिक आएगा वो यही है कि डायरेक्शन जो कोसाइंस होते हैं या फिर डायरेक्शन जो रेशो होते हैं ऑफ अ लाइन, एक लाइन के इन कार्टेशियन में वो क्या होते हैं? तो एक ये लाइन होगी, इसके पूछेगा कि कोसाइंस क्या होते हैं। कोसाइंस मतलब जो कॉस के साथ होते हैं। कॉस वाले इसलिए साथ में लिए जाते हैं क्योंकि वो प्रोजेक्शन होते हैं। प्रोजेक्शन आपने पहले पढ़ लिया। तो मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा कि अब डायरेक्शन ही पढ़ेंगे। डायरेक्शन इसलिए बिकॉज आपने प्रोजेक्शन पढ़ लिया। तो नेक्स्ट टॉपिक है 4th नंबर का। तो यही दिखा दूँ क्या इसको? देखो लिख रहा हूँ मैं इसको, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशो ऑफ अ लाइन इन कार्टेशियन। हेडिंग है। कुल मिला के बात किसके बारे में करनी है भाई? डायरेक्शन क्वेश्चंस के बारे में बात करनी है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। घबराना मतलब लंबे लंबे इनको देख के। देखो डायरेक्शन क्वेश्चंस क्या होते हैं? देखो क्वेश्चंस ऑफ द एंगल अ लाइन मेक्स द विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के साथ में कुछ एंगल बनाते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं? डायरेक्शन क्वेश्चंस बोलते हैं ऑफ दैट लाइन।
समझे? कहने का मतलब क्या है, कोसाइंस ऑफ द एंगल्स, कोसाइंस ऑफ द एंगल्स मतलब कॉस थीटा, और कोसाइंस हो गए तो मतलब मोर देन थीटा, मतलब एक से ज़्यादा एंगल है तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, या फिर एंगल के बारे में करोगे तो ओनली अल्फा बीटा गामा। कोसाइंस मतलब कोसाइंस ऑफ एंगल मतलब कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। तो यही क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। क्यों होते हैं मैंने आपको पहले बता दिया प्रोजेक्शंस में, ठीक है ना। तो देखो पहले इनके बारे में बता दूंगा ये होते क्या हैं। कोसाइंस, कोसाइंस ऑफ द एंगल्स, कोसाइंस ऑफ द एंगल्स किसके, लाइन के, ठीक है ना। कोसाइंस ऑफ द एंगल्स को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, कॉस थीटा कॉस मतलब कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा से मतलब है इसका। अब अल्फा बीटा गामा है तो ये किसके साथ बनाएंगे, एक्सेस के साथ बनाएंगे। तो किस किस के साथ में, एक्स एक्सेस के साथ में मैंने बताया था यहाँ थीटा होता है, अब यहाँ क्या हो जाएगा अल्फा। तो कोसाइंस ऑफ द एंगल लाइन मेक विद पॉजिटिव एक्स वाई जेड एक्सिस आर कॉल्ड क्या, डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशो में डिफरेंस होता है, एक ही मत समझ लेना। डायरेक्शन कोसाइंस मतलब समझ लेना कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दैट लाइन। चलो जी यहाँ तक की कहानी समझ में आई होगी। आगे चलते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस तक बात कंप्लीट होगी। इसके बाद में देखो, अगर अब मैं बताता हूँ ये होते किस तरीके से ना, यहाँ से आगे की कहानी देखो। मान के चलो इफ़ एंगल्स हैं कौन कौन से, अल्फा बीटा गामा, ठीक है ना, और ये बना रहा है एक्स एक्स के साथ में, वाई एक्सिस के साथ में, और ये जेड एक्सिस के साथ में। तो कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे ये, इन्हीं को बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन। क्लियर है। और इन्हीं को और इन्हीं को छोटे रूप में क्या बोल देते हैं, LMN बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, LMN। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ डिनोटेड बाई LMN। तो देखो L क्या हो गया, कॉस अल्फा, M क्या हो गया, कॉस बीटा, N इक्वल टू कॉस गामा। अब देखो भाई, कुछ लोग ऐसे होंगे जो मेरे वीडियोस को डायरेक्ट देख रहे होंगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जब 2-3 दिन बाद मैं आगे पहुंच जाऊंगा तब इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो भाई मेरा एक रूल बड़ा सीधा साधा सा ये है कि मेरे वीडियो देखने से पहले बीच में, चाहे वो आप स्ट्रेट लाइन का देख रहे हो, चाहे वो पैराबोला का देख रहे हो, चाहे वो 3D का देख रहे हो, कोई भी अगर वीडियो देख रहे हो तो उस वीडियो को एक से स्टार्ट ज़रूर कर लेना। क्योंकि आधी कहानी मैं, कोई भी वीडियो जो होगा आगे आने वाली जो वीडियो चल रहे हैं उनकी कहानी में हमेशा एक से ही स्टार्ट करता हूँ। समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कोई भी टॉपिक जो होगा उसका जो मूल होगा, जो बेस होगा, उसका जो रूट होगा, वो मैं लेक्चर नंबर 1 से ही स्टार्ट करता हूँ। सपोज़ आपको पढ़ना है सर्किल, आप डायरेक्ट चौथे लेक्चर पर पढ़ रहे हो, ना करें ऐसा, आप 1 से स्टार्ट करें, क्योंकि 1 में कहानी समझा चुका होता हूँ। जैसे ये 3D का फर्स्ट चल रहा है तो इस फर्स्ट में बेसिक्स चल रहा है, आगे आने वाले में थोड़े और फॉर्मूले, उसके बाद में क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस देखने वाला अगर वीडियो को डायरेक्ट देखेंगे तो बेटर ये है कि आप 1 से स्टार्ट करें। तो कोई भी टॉपिक हो उसके 1 से स्टार्ट करें, लेक्चर नंबर 1 से। जैसे कि मैं अपने थंबनेल में आपको रिप्रेजेंट करके दिखा देता हूँ, ये 1 है, 2 है, 2 है, 3 है, 4 है, उस हिसाब से, ठीक है। देखो L इक्वल टू ये, M इक्वल टू ये, N इक्वल टू कॉस गामा आया हो गया, क्लियर है। तो यही क्या होते हैं, इन्हीं को डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं। किसको, LMN को। इनकी प्रॉपर्टी एक होती है क्या, L स्क्वायर प्लस के M स्क्वायर प्लस के N स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है भाई। एक चीज़ ध्यान रखना है इस चीज़ को, L स्क्वायर प्लस के M स्क्वायर प्लस के N स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है। अभी कैसे होता है भैया, तो देखो प्रूफ होता है, लेकिन PhD करनी नहीं है, M.Tech में पूछा जाना है नहीं, तो सिर्फ ACF का एग्ज़ाम निकालना है, तो बस उतना ही करना है। तो जो भी पढ़ा रहा हूँ वो ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ, तो दिल पे मत लेना, बस क्वेश्चन करते रहना। तो ठीक है ना, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब क्या है देखो, ये होते हैं डायरेक्शन क्वेश्चंस। अब बात करते हैं डायरेक्शन रेशो क्या होते हैं।
देखो डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशो दोनों क्या है कि कुछ मिलते जुलते से हैं, ठीक है ना। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो गए, LMN हो गए। तो इन्हीं के 3 नंबर और होते हैं ABC, इन्हीं के जैसे बेचारे। तो वो क्या होते हैं, ABC होते हैं। तो वो क्या होते हैं, इनके प्रोपोर्शनल में होते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनल में कौन होते हैं, ABC होते हैं। वो क्या होते हैं, 3 नंबर होते हैं, और उन्हीं को क्या बोलता है, डायरेक्शन रेशो बोल देते हैं उनको। तो मैं लिख देता हूँ एनी 3 नंबर A, B, C which are proportional to direction cosines are called डायरेक्शंस रेशो। ये लिखते रहना भाइयों, यहाँ तो समझ में आ जाएगा, लेकिन कुछ टाइम जब रिवीजन करोगे तब थोड़ी दिक्कत हो सकती है, इसलिए साथ साथ पहुँच करते हुए लिखते हुए चलना, मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई। कोसाइंस आर कॉल्ड द डायरेक्शन रेशो। तो ABC 3 नंबर हो गए, वो क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं टू द डायरेक्शन। कोसाइंस आर कॉल्ड द डायरेक्शन रेशो, ठीक है ना। किस तरीके से होते हैं मैं बता देता हूँ। देखो L/A इजकल टू M/B इजकल टू N/C, ये होता है किसके प्रोपोर्शनल में होता है। देखो प्रोपोर्शनल ये हो ही गई, अब कोई कांस्टेंट होगा एक तरीके से, मतलब ये हो गया, समझ में आने वाली बात तो है ना। अब वो होता क्या है मैं यहाँ बता देता हूँ। तो प्रोपोर्शनल यहाँ पे ऑलरेडी दिखा दिया, ठीक है ना। ये मैं फॉर्मूला बना रहा हूँ, आप इस चीज़ को प्रोपोर्शनलिटी यहाँ दिख गई होगी, L/A समथिंग, यानी कि L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द A। इक्वल करने के बाद कोई कांस्टेंट आ जाएगा, तो अब इसको फॉर्मूले में जनरेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो L/A प्लस के M/B सॉरी इक्वल टू M/B इक्वल टू N/C, ये किसके इक्वल होता है। देखो यहाँ पे तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, और यहाँ पे √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस के C स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या बना, L/A इक्वल टू M/B इक्वल टू N/C इक्वल टू L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई द प्रॉपर्टी वी हैव डिस्कस्ड अबव, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस के C स्क्वायर। अब मान के चलो L निकालना, तो L क्या हो जाएगा यहाँ से A अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। M निकालना है तो B अपॉन A स्क्वायर प्लस के B स्क्वायर प्लस के C स्क्वायर। तो इस तरीके से आप ये फाइंड कर सकते हो डायरेक्शन कोशेंस में और डायरेक्शन रेशो में क्या सिमिलरिटी होती है, क्या इन दोनों में मेल जुलाप रहता है। तो वो क्या रहता है कि L/A प्लस M/B, या फिर ऐसे समझ लो LMN अगर कोसाइंस है और ABC अगर डायरेक्शन रेशो है, तो इनमें क्या रिलेशन हो गया, L/A M/B N/C तीनों इक्वल हो जाएंगे। किसके इक्वल हो जाएंगे, 1 अपॉन √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस के C स्क्वायर। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा सब कुछ भाइयों, और बढ़िया लगे तो लाइक कर देना यार, और थोड़ा सब्सक्राइब भी कर देना, वीडियो को फैला देना, शेयर कर देना, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे। कुछ क्वेश्चंस हो, कुछ डाउट हो, तो आप मेरे को बताइए आपको क्या करना है। आप मेरे को क्या कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट पूछ सकते हैं मेरे से, और फिर भी अगर कोई भी कमेंट कर सकते हैं, और उसके अलावा कोई भी कुछ बात करनी हो किसी को, तो मेरी ईमेल आईडी पे आप कांटेक्ट मेरे से कर सकते हैं। और मेरी ईमेल आईडी आपको मिल जाएगी अबाउट में जाके, मेरे चैनल में जाके, और प्ले लिस्ट आपको सर्च करनी है तो प्ले लिस्ट मिल जाएगी। अगर मान के चलो किसी को मैट्रिक डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चन देखने हैं, ओनली वही कंसेप्ट देखने हैं, तो प्ले लिस्ट में जाओ, मैट्रिक डिटर्मिनेंट का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। किसी को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही देखनी है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चले जाओ, तो प्ले लिस्ट में जाके मिल जाएगा, होम के साइड में जो बटन होता है। और मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में यार जो स्टार्टिंग के वीडियो हैं, पहला या सेकंड, तो वो क्या है कि उनकी क्वालिटी थोड़ी लो है, लेकिन आप काम चला लेना, क्योंकि यार वो स्टार्टिंग था, तो बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, फिर उनको एडिट करने में और पढ़ाने में, ठीक है ना। तो समझो थोड़ा बहुत यार, आपसी मामला है। तो इस तरीके से क्या है यार, देखो मेहनत करते रहो और मेरे को मोटिवेशन देते रहो, और आई थिंक ये सब चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। और तैयारी में लग जाना दोस्तों, ज़्यादा टाइम है नहीं, आपकी डेट आ चुकी है, सारी डेट डे बाई डे आती जा रही हैं। जैसे सितंबर में आने की बता दिया इसमें SSC JEE वाला, CGL वाला, और तो कुछ ना कुछ में टाइम में ये CA वाला भी हो जाएगा, क्योंकि ये 2018 का पेंडिंग है, तो ज़्यादा टाइम आपके पास है नहीं। इसलिए अच्छे तरीके से मेहनत के साथ में और विद फुल एनर्जेटिक होके लग जाओ। और एक चीज़ याद रखना, एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है पढ़ने में। तो आप बहुत सारे वीडियो भी देखते होंगे, वीडियो इन द सेंस कि कोई किसी की वीडियो देखता होगा, कोई किसी की वीडियो देखता होगा, एंटरटेनमेंट वाले। दिमाग को जितना पढ़ने में लगाओगे, माइंड पढ़ने जैसा ही होगा, और जितना माइंड को जैसे भी लगाओगे तो माइंड वैसा ही हो जाएगा। बात मेरी समझ रहे होंगे आप, मैं क्या कहना चाहता हूँ।
तो पढ़ाई का माहौल माइंड, सब चीज़ माइंड पे डिपेंड करता है। तो अगर पढ़ना है, ACF का एग्ज़ाम निकालना है, तो माइंड को उसी वैसा ही माहौल का बना दो, चारों तरफ से वहीं से घिरे रहो, उसी के माहौल में घिरे रहो, इसके एनवायरनमेंट में घिरे रहो। और ग्रुप होते हैं, पेजेस होते हैं फेसबुक पे, सोशल साइट्स पे, तो उन फेसबुक को, उन व्हाट्सएप को, उन टेलीग्राम्स को आप यूज़ करो अपने बेनिफिट के लिए, ठीक है ना। तो बेनिफिट यहाँ पे दिखता है कि आप जो भी चीज़, उन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हो तो वो अपने यूज़ के लिए करो। किसी पेज को लाइक करके ACF हो गया, किसी ग्रुप को लाइक करके, ग्रुप में कमेंट करके, तो खूब सारे ग्रुप भी बने हुए होते हैं टेलीग्राम पे, आपको मिल जाएंगे। तो डिस्कस करो दोस्तों के साथ में। आई होप कि आपको सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो कोई भी अगर बात करनी हो तो आप मेरे को कमेंट करें। थैंक यू सो मच।